सिक्स क्लास में मेरे पास ये आइडिया था कि हम स्कूल के बच्चों को काउंसलिंग करते हैं और आज भी एंटरप्रेन्योर्स वो करना चाहते हैं जो उनको लगता है सही है। ये सब आपने सिक्स क्लास में हाँ। आपने अभी स्टार्टअप्स के बारे में बात की। आजकल लोग बिजनेस बना लेते हैं, स्टार्टअप कर देते हैं, बट उसमें फेलियर्स भी बहुत देखते हैं। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कंज्यूमर जब देखता है वो प्रोडक्ट को तो उसमें उसको हर चीज के ड्रॉबैक भी दिखते हैं, बाकी चीजें भी दिखती मैं जॉब करती हूँ और मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या रोड मैप है, मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बनूं? सबसे पहले आपको एक फील्ड को चूज करना पड़ेगा, नॉट अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, जिसको आप सस्टेन कर सकते हो। ये हसल कल्चर जो आया हुआ है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हसल तो है, एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप पे स्पेंड करने से पहले उसको ये सोचना होता है कि स्टाफ की सैलरी कहाँ से जाएगी। आपने तो पुलिस ऑफिशियल्स को भी ट्रेन किया है, एक मिडिल क्लास पर्सन बिना किसी सपोर्ट के कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस करें कि उस प्रोडक्ट में उसको लगना चाहिए कि हाँ यार इसकी मार्केट में जगह है। जब कंपटीशन ज्यादा हो तो अपने आप को कैसे अलग से आइडेंटिफाई करें? प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। जी हाँ, सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। क्या आप कभी सोच सकते हैं एक मात्र सिर्फ 22 साल की उम्र में एक इंसान ने पुलिस ऑफिशियल्स को ट्रेन कर दिया है? एक्सेप्शनली टैलेंटेड। आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपको मिस्टर स्वप्निल पांडे से। बट पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और पॉडकास्ट बना सके। राइट, चलिए मिलते हैं मिस्टर स्वप्निल पांडे से। हाँ जी सर, कैसे आप? बस बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपकी एज आई थिंक 22 ईयर्स है जब हमारी बात हुई थी। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे पुलिस ऑफिशियल्स को ट्रेन किया, ये सारी जर्नी के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। मैम बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मिशन टुगेदर ग्रुप से जब मैं क्लास 6th में था। वैन मुझे एक आइडिया आया कि उस समय क्या होता है, जो भी थोड़े से हमारे घरों में थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे माने जाते हैं, उनके पास आज एक ट्रेंड है कि वो जाते हैं वहाँ पे और बोला जाता है कि जरा भैया से पूछ लो ये चीज़ कैसे हो जाए। तो एक सबके घर में कहीं ना कहीं एक भैया होते हैं जो आपको मेंटर करते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो। आपके साथ भी बेसिकली हुआ होगा कि आपके मम्मी पापा ने बोला होगा कि आप वो भैया के पास जाओ, उनसे पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जी। तो मैं अपने फैमिली में 6th-7th क्लास से ही वो भैया बन गया था, जिनको जो 7th-8th वाले बच्चों को भी बता रहा है कि आपको ये बुक पढ़नी है, वो चीज़ें करनी है। क्योंकि मेरा बचपन थोड़ा सा अलग रहा है और लोगों के वजह से। तो उसके बाद मेरे 6th क्लास में मेरे पास ये आइडिया था कि हम स्कूल के बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं कि बेसिकली उनको सेल्फ स्टडी करना कैसा है। इट वाज जस्ट आइडिया स्टेट पे था। 6th क्लास में मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 7-8 महीने काम करने के बाद मैंने एक कोर्स मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया था, बना लिया था। लेकिन सीधी सी बात है, जैसे आपको उम्र देख के शौक लग रहा है, तो 6th क्लास के बच्चे ने जब दूसरे स्कूलों में गए, पहले तो उनको टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, अरे 6th क्लास का बच्चा वो मिलके क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि अपने स्कूल में मैं नहीं गया था, मैं दूसरे स्कूल्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया था। और उस स्कूल में अप्रोच करते करते 6th, 7th, 8th, 9th अपना स्कूल मेरा 2 बजे ख़त्म होता था। प्राइवेट स्कूल्स की आदत होती है कि वो 3 से 5 के बीच नेचुरल गेस्ट या जो भी उनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलते हैं। आई पिच्ड नासिक के अराउंड 30-40 स्कूल्स को हमने पिच किया, मैंने खुद जाकर के पिच। ये सब आपने 6th क्लास में किया? 7th क्लास में। इतनी अक्ल कहाँ से आती है 6th क्लास में? तो मैं तो टीचरों से चाटे ही खा रही होती थी। इसका पूरा सर थोड़े से मेरे जो फादर का अप्रोच रहा है मुझे करने के लिए। जैसे 2nd क्लास में क्या होता था, नासिक में आप सब लोग जानते हैं कुंभ लगता था, तो जितने भी गेस्ट आ रहे हैं मैं उनको स्टेशन से रिसीव कर रहा हूँ, मैं ATM से पैसे निकाल के ला रहा हूँ। माई फादर इज़ अर्निंग और उनकी पूरी सैलरी मेरे पास आ जाती थी 2nd-3rd क्लास में। और मैं आई वॉज द पर्सन हु विल डिसाइड कि वेजिटेबल वाले का कितना देना है,
मिल्क का बिलिंग क्या है, तो वहाँ से क्योंकि उनका ऐसा प्रोफेशन था कि वो बाहर ही रहते थे, मतलब नासिक में नहीं रहते थे, मोस्टली दिल्ली रहते थे, बाकी जगह रहते थे। तो मैं वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं लोगों से मिलने लगा, एक कम्युनिटी बनने लगी और एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी बनने लगी। तो हमेशा से आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से रहते हो तो आपको एक दिमाग में रहता है कि आपको अपने फैमिली का सब कुछ कंप्लीट करना है, आपको सारे सपने दिखाने ही दिखाने हैं, मतलब जो भी हमने सपने देखे हैं उसको हमें उनके पूरे करने हैं। तो एक हमेशा से वो था, सेकंड थर्ड क्लास से ही करना है। 6th क्लास में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे आज हम और आप थे, तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। तो वो ऐसे फादर हैं जिन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, बोले ओके ट्राई, तुमको ट्राई करना है करो, ठीक है। जहाँ पे बट क्योंकि पता था कि घर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। उस समय मेरे दादी का पेंशन था, पेंशन क्या था, उन्होंने बचा करके 6,000 रुपये मुझे दिए थे। तो मेरा पहला काम था, मैं नानी नाना के घर, हम लोग गर्मियों में जाते हैं, नानी नाना के घर गया था। तो वहाँ से पेन्स लेके आया था, जो पेन्स नहीं होता है जो उस समय थोड़े फनी टाइप्स के पेन थे। तो मैंने वो 6,000 रुपये में करीबन 4,000 पीसेस खरीदे थे और उसको अपने ही रेफरेंसेस में बेच करके पहली मनी मैंने की थी, जिससे मैंने 35,000 अर्न कर ली 6th क्लास में। हाँ 6th क्लास में, दैट इज फर्स्ट। और उस 35,000 को इन्वेस्ट करके मैंने कोर्सेज किए कि कैसे सेल्फ स्टडी किए जाते हैं, बाकी चीज़ें। और उन कोर्सेज को मैंने ये देखा कि इनसफिशिएंट है, तो उस इनसफिशिएंट में बाकी ब्रेन स्ट्रोमिंग करके, उस समय चैट जीपीटी तो था नहीं कि हम बैठ करके चैट जीपीटी करते हैं और चैट जीपीटी सारा आंसर दे दे। तो उस समय जो ट्रेंड में था कैसे हम सेल्फ स्टडी, तो मैंने उसके 2 मॉड्यूल किए थे और वो मॉड्यूल में फिर हमने 1,500 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। उस समय का प्लान था कि 1,500 हम चार्ज करेंगे, जिसमें 7 डेज उस स्टूडेंट के साथ हम मेंटर करेंगे। उसका मैंने पायलट टेस्ट किया था कुछ 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ 6th क्लास के समर वैकेशन में, जब मैं 6th क्लास पास हो गया। और 7th क्लास में फिर मैंने स्कूल्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो हम एक बात बताइए, कोई 7th क्लास के बच्चे को सीरियसली ले कैसे सकता है? यही तो मैम इंडिया की दिक्कत है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की दिक्कत है। या आप कहीं कुछ एक्सेप्शनल करते हो तो वहाँ पे, तो मेरे को मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला, वो 9th क्लास में मिला। 6th क्लास से कंटिन्यूअसली 7th 8th 9th बस मैंने पिचेस दी हैं और 9th क्लास में जा कर के मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन 3 ईयर्स ने मुझे इतना टफ बना दिया था कि रोज़ मेरे को अब दिक्कत नहीं होती थी कोई नो बोल दे तो, या कोई बोल दे बाद में आना। मैं सारे ट्रेंड समझ में आ गया था कि एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है, मार्केटिंग क्या हो रही है, कि किस कंडीशंस पे आदमी आपको काम देगा, किस कंडीशन में आपको आदमी काम नहीं देगा। ये सारी चीज़ें 9th क्लास में भी एक स्कूल मिला था, वो भी इस कंडीशन पे कि फ्री में करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, क्योंकि आफ्टर फ्रस्ट्रेटेड 3 साल रोज लगता था कि आदमी बस आज कल से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है। तो 9th क्लास में स्टार्ट किया और उसने मुझे मैं जो करना चाहता था, इन 3 सालों ने मुझे ये समझा दिया कि जो आप करना चाहते हो वो ज़रूरी नहीं है, जो मार्केट डिमांड कर रहा है वो चीज़ करो, जिसमें मार्केट जो आपसे कराना चाहता है वो करो। और आज भी एंटरप्रेन्योर्स वो करना चाहते हैं जो उनको लगता है सही है, बट वो ये नहीं देखते हैं कि आपको मार्केट क्या साइन कर रहा है। जो मार्केट साइन कर रहा है अगर आप वो करोगे तो यू विल डेवलप योर होल थिंग्स। तो वहाँ से मेरी स्कूल सॉफ्टवेयर की जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे हमने फिर स्कूल्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए और आज टॉप स्कूल्स में उस सॉफ्टवेयर को हम लोग देते हैं, पूरा उनका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर व्हिच वाज स्टार्टेड इन रिसेंट क्लास 6th बट ऑपरेशनली स्टार्ट हुआ क्लास 9th में। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ऑनेस्टली आपसे बात करके, इतनी छोटी सी एज में आप एक आज की डेट में भी एक एंटरप्रेन्योर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किस चीज़ का काम है आपका, क्या चीज़ देखते हैं आप? मैम इस समय हमारी 3 कंपनीज हैं। पहली है मिशन टुगेदर सॉफ्टवेयर्स। जितने भी स्कूल्स हैं, टॉप स्कूल्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर मैनेज करना, उनका CRM मैनेज करना, ये सारा हमारी फर्स्ट कंपनी है जो मिशन टुगेदर सॉफ्टवेयर है। सेकंड कंपनी है मिशन टुगेदर सोलारेक्स। जितने भी आप सोलार पैनल्स देख रहे हो उसके अंदर की जो डिज़ाइनिंग्स होती हैं, बिट्स होती हैं, इट इज़ अ टोटली B2B बिजनेस। तो उसमें जितने भी बड़े कंपनीज़ हैं, आपने ये देखा होगा कि उनके स्टेयर्स पे जगह बहुत कम है लेकिन उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम उनको पूरा डिज़ाइन करके देते हैं कि उस उतने प्लेस पे वो कैसे अपना सोलार पैनल इस्टेब्लिश कर सकें ताकि उनकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व हो सके।
ये मेरा सेकंड वेंचर है। थर्ड है मिशन टुगेदर स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग, जहाँ पे हम लोग कंपनीज को, स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं स्क्रैच से, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने सहा है वो ना सह पाए, तो उनको पूरी तरह से स्क्रैच से एक टेबल से प्रोडक्ट को स्टार्ट करके हम फिर उसको आगे जा कर के कंटिन्यू करते हैं और काम करते हैं उनके साथ, ताकि हम उनको भी डेवलप कर सकें और उनकी मार्केटिंग और सारी डेवलपमेंट कंसल्टिंग हम करते हैं, कोर कंसल्टिंग करते हैं। तो आप कह रहे हो कि आप गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्टेड हो, गवर्नमेंट के साथ कैसे मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और मैम मेरा जो बिजनेस है वो बेसिकली 2 इसमें डिवाइडेड है। एक टोटली कॉर्पोरेट बिजनेस है, एक गवर्नमेंट की हम हेल्प करते हैं कंसल्ट करने में, जो भी स्टार्टअप्स आते हैं उनको फंडिंग करने में, स्टार्टअप इंडिया से कनेक्ट करने में, और उनको पूरी तरह से मेंटरिंग करते हैं। और गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर से हम लोग कनेक्टेड हैं, जहाँ पे वो स्टार्टअप्स की मेंटरशिप, आईआईटी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे उन स्टार्टअप्स की मेंटरशिप, और इवन हम प्राइवेटली भी मेंटरशिप करते हैं और उनको पूरे ग्रो करने में, कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको वर्ल्ड से कनेक्ट करने में बेसिकली हेल्प करते हैं। आपने अभी स्टार्टअप्स के बारे में बात की, तो आजकल लोग बिजनेस बना लेते हैं, स्टार्टअप कर देते हैं, बट उसमें फेलियर्स भी बहुत देखते हैं। तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं? मैम सबसे पहले तो रीज़न ये होता है कि जब मार्केट ट्रेंड के हिसाब से एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि उसका प्रोडक्ट ही बेस्ट है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को बनाते समय इतना अंदर से अपने आप को जुनून लगता है कि उसको लगता है वाओ, इससे अच्छा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे अपोजिट साइड से देखो, तो उसके एक कंज्यूमर जब देखता है वो प्रोडक्ट को, तो उसमें उसको हर चीज़ के ड्रॉबैक भी दिखते हैं, बाकी चीज़ें भी दिखती हैं। Right, तो एंटरप्रेन्योर उस चीज़ को एक्सेप्ट, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है ना, तो उसको वो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि हम कैसे वो उस ओपिनियंस को, इंडिया में फीडबैक्स को जो एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है टाइमली, वो स्टार्टअप्स जा करके फेल होता है। और रीज़न बिहाइंड सेकेंडरी थिंग, एक एंटरप्रेन्योर शायद प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, शायद उसकी मार्केटिंग अच्छी हो सकती है, बट वो सब कुछ एक धीरे धीरे सीखता है। अगर उसकी सीखने की और उसकी मेंटरिंग प्रॉपर हो रही है, तो वो स्टार्टअप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है। और इंडिया में अगर 100 स्टार्टअप्स हैं तो ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टार्टअप ही सक्सेस होता है। बाकी के बंद होने का रीज़न होता है एक तो लैक ऑफ मेंटरिंग, दूसरी चीज़ उनकी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी वो अच्छे से चेक नहीं कर पाते हैं, उनका अप्रोच नहीं चेक कर पाते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और उनका जो विजन है वो मार्केट से अलाइन हो रहा है कि नहीं। उसके वजह से वहाँ पे वो फेलियर्स के रीज़न है। चलिए, अब मान के भी क्या चलिए, सच ही है ये कि मैं जॉब करती हूँ और मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो क्या रोड मैप है, मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बनूँ, क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, सर्विस, मतलब किस चीज़ में मुझे जाना चाहिए, कैसे एक रोड मैप बता दीजिए। मैम कोई हम रोड मैप इस तरह से करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी जॉब कर रहा है, ठीक है, सबके जॉब करने में एक स्टेबिलिटी आने के बाद दिमाग में ये रहता है हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड थिंग आपकी स्टेबिलिटी के बाद आपको बिजनेस ही लगता है। तो उसका चांस ये है कि सबसे पहले आपको कुछ एक फील्ड को चूज करना पड़ेगा, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, नॉट अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, जिसको आप सस्टेन कर सकते हो, आप उस जर्नी में जी सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप, उसके बाद आप सपोज दैट आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 5 के आने के बाद आपको पर्टिकुलरली पहले अपने सर्विस, वेदर इट इज़ अ सर्विस बिजनेस और अ प्रोडक्ट बिजनेस, आपको शाम को 2-4 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे और उस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में से अलग कैसे बनाएं, क्या यूएसपी होगी या किस तरह से हम काम करें, पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस को डिज़ाइन करना पड़ेगा। और डिज़ाइन करने के बाद सबसे पहला सवाल खुद से पूछिएगा, क्या इस प्रोडक्ट को अगर मैं कंज्यूमर होता तो मैं खरीदता कि नहीं खरीदता। अगर आप अपना प्रोडक्ट आप खुद जान रहे हो कि वो आप ही नहीं लेते, तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। राइट। जब आपको ये कन्विंस आ जाए कि हाँ यार ये मेरे लिए यूजफुल है, ये मेरा लाइफ ईजी बना रहा है, या ये इस चीज़ के लिए कन्वीनियंट है, उस दिन आप उस प्रोडक्ट का सबसे पहले जॉब मत क्विट करो, कुछ मत करो, उस प्रोडक्ट का को लोगों के पास दो, आपके जो भी उस फील्ड से रिलेटेड पर्सन है और उनके फीडबैक लो। नो मैटर व्हाट, आप फीडबैक सुनो या ना सुनो, बट उनसे फीडबैक आप लो। उस फीडबैक को लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने जर्नी में कितने % हो। उसके बाद आप
सीधी सी बात है, स्टार्ट कर सकते हो, पायलट टेस्ट बेचना स्टार्ट कर सकते हो, या हमारे जैसे कोई भी अच्छे मेंटर जिन्होंने बिजनेस डेवलप किया है, आप उनसे पहले बिजनेस डिज़ाइन करा सकते हो कि एक स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। आप बिजनेस, और सीधी सी बात है, मार्केट रिसर्च कर सकते हो। सपोज करो मैं एक नया टूथपेस्ट का ब्रांड ला रहा हूँ, तो मेरे उस प्राइस पे कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, लोग किस चीज़ को चाह रहे हैं, कि उनको उन प्रोडक्ट्स में क्या कमी लग रही है, क्या मैं वो कमी को मतलब कर पा रहा हूँ, सही कर पा रहा हूँ, या मेरा +1 है, अगर है तो उसको फिर मैं ब्रांड कैसे करूँगा, उसको लोगों तक पहुँचाऊँगा कैसे। पहले आपको पूरा डिज़ाइन करना है, उसके बाद आप 10, 20, 50 लोगों को बेच पाओ। एक टाइम आएगा, आजकल तो ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो गया है, जहाँ पे आपकी सैलरी से एटलीस्ट उतनी सैलरी आप उस प्रोडक्ट से निकाल पाओगे जो आपके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होगा। आई एम नॉट टेलिंग आपकी होल सैलरी आप निकाल पाओगे, बट आपके सर्वाइवल के लिए आप कंप्लीट कर सकते हो, उतना पार्ट आप निकाल पाओगे। जिस दिन आप उतना पार्ट निकाल लो, और कंटिन्यूअसली 2-3 मंथ्स, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू क्विट अ जॉब और नॉट। क्या आपने कभी जॉब करी है? मैंने जॉब तो नहीं की है, स्टार्टिंग में एक इंटर्नशिप की है 10th क्लास के टाइम, वो भी मार्केटिंग में ही की है, सीखने के लिए की है, क्योंकि मुझे उस समय एक सॉफ्टवेयर सीखना था और बेस्ट तरीका था उस कंपनी में इंटर्नशिप करना। अच्छा। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए उस कंपनी में बस इंटर्नशिप की थी, और वो अलग बात है कि उन्होंने उस समय भी मुझे पैकेज ऑफर किया था, बट आई रिजेक्टेड। और मैं सीख करके 6 महीने की इंटर्नशिप थी, मैं 2.5 महीने में सीख करके आई क्विट। तो उसके बाद से आपने सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस में ही रहे? बिजनेस, और साथ में मैंने अभी पढ़ाई अपनी कभी छोड़ी नहीं है। क्या आप पढ़ाई क्या करते हैं? अभी मैं PGDM कर रहा हूँ रिम पुणे से, ओके। मार्केटिंग में ही PGDM कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने अपना फिजिक्स ऑनर्स कंप्लीट किया GLA यूनिवर्सिटी से। और क्योंकि जो रिम PGDM प्रोवाइड करता है वो पूरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से फिर वो मुझे अपने स्टार्टअप रन करने में भी हेल्प कर रहा है। और ऑलरेडी मैं 6th क्लास से काम कर रहा हूँ, तो इस समय ऑलरेडी 8-9 साल से हम बिजनेस ही करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी जस्ट टॉक अबाउट बिजनेस, वी जस्ट डू बिजनेस। सो ये पूरा बिजनेस ही है। तो एक बात बताइए, आप जैसे एक्सेप्शन, इतनी छोटी उम्र से, मेरे को तो सच में हम ये पूरे पॉडकास्ट में मैं ऐसे ही सोची जा रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आप इतने एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, तो आपके क्या मेंटर्स रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे मेडिटेशन करते थे, मतलब कैसे, या गॉड गिफ्ट है, ये सब कैसे है? मैम, लाइफ में कोई भी चीज़ें गॉड गिफ्टेड नहीं होती हैं। होती क्या है, आपके सर्कमटेंसेस आपको कहाँ पे ले जा रहा है। आप ये बताता हूँ, मैं जब 2nd 3rd क्लास में था, तो मैं फर्स्ट ट्रैवल मैंने 5th क्लास में अकेले किया था, नासिक से गोरखपुर ट्रेन में। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है, मेरी मदर एंड फादर आर्गूमेंट कर रहे थे कि अकेले कैसे जाएगा, ये अकेले इतना छोटा है, बच्चा है। माई मम्मी वॉज वेरी मतलब बहुत कंसर्न थी, एंड माई फादर वॉज जाने दो, सीखेगा। और मेरे मम्मी पापा कोई नहीं सोए थे, मेरे पापा जानते थे इट वॉज अ टफेस्ट डिसीजन। शायद मेरे मम्मी पापा ने कितने दिनों तक, 10 दिनों तक इस बारे में आप एक दूसरे से बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे फादर ने डिसाइड किया था वो अकेले जाएगा, और वो पूरी रात नहीं सोए थे हम लोग। मुझे पता है कि हम कंटिन्यूअस फ़ोन कॉल्स पे थे, ये कैसे वो कैसे, ठीक है। ही वॉज जस्ट गाइडिंग मी कि कैसे आपका रिजर्वेशन हो गया है, आपको कैसे ट्रेन में लेना है। और जब आप एक बार कर लेते हो ना चीज़, तो मैं जो आदमी आज 11th 12th में करता है फर्स्ट टाइम अकेले जर्नी, वो तो मैंने 5th में कर ली। मेरे फादर ने वो चीज़ तभी करा दी, तो 5th 11th 12th का फियर तो मेरा 5th क्लास में ही चला गया। और एक बार चले जाओ ना आप, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। फिर सेकंड टाइम आप ट्रेन जर्नी इट्स अ वेरी नॉर्मल फॉर यू। करेक्ट। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई कि कभी किसी को से मिलने जाना है, कभी कुछ घर के कोई काम है, तो मैं करने लग गया। और मेरा एक सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा, मैं अपने में ज़्यादा फ्रेंडशिप, अपने प्रोडक्ट्स में, बाकी चीज़ों में। जैसे मेरे पापा और मेरी कन्वर्सेशन होती थी रात में 4-4 घंटे, तो हम वो मुझे जानबूझ के नए प्रोडक्ट्स ला के देते थे। अच्छा ये बताइए कैसे बनेगा, ये बताओ कि ये चीज़ें कैसे होंगी। अच्छा लाइफ में हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब वो अपने पूरे दिन में उनके ऑफिस में क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या किया गया, ये पूरा शेयर करते थे। और मैं भी अपने स्कूल की छोटी मोटी स्टोरीज शेयर करता था। उसके बाद उन्होंने क्या लर्निंग्स हुई, उनकी जर्नी की जो लर्निंग्स थी, हम उस पर बात करते थे, हम मिस्टेक तो। और फिर पापा वॉज, अगर हम ये चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो जब कन्वर्सेशन इतनी पोटेंशियल थी, तो वो चीज़ धीरे धीरे, आप कोई भी चीज़ के बारे में आप बात करना स्टार्ट कर दो, सोचना स्टार्ट करो। आप 1 महीने 2 महीने
जैसे ही आपको फिर चांस मिलेगा ना, आप वो चीज़ करने लग जाओ। तो जैसे आप इतनी छोटी उम्र के हो तो आपको रिजेक्शन भी बहुत मिले होंगे, कोई आपके आइडियाज को भी नहीं सीरियसली लेते होंगे, ऐसे मिले हों? जैसे अभी आप शौक हो, ठीक है, जब मैं कहीं भी प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने हिमाचल गवर्नमेंट और बाकी जगह पे भी प्रेजेंटेशंस दी है, तो होता क्या है, जब व्हेन यू एंटर तो लोगों को लगता है कि क्या ही प्रोडक्ट होगा, कोई नॉर्मल स्टार्टअप होगा। और बट व्हेन वी डू प्रेजेंटेशंस, हम जब एक एक कोर में जा करके प्रेजेंटेशंस देते हैं तो पीपल आर शॉक्ड कि क्या है, क्योंकि ये जर्नी उनको लगता है 2-3 साल की स्टडी है, बट ये स्टडी 10 to 15 ईयर्स की है। वो 6th क्लास के बच्चे को, स्वप्निल को पता था कि 2024 तक मुझे क्या लॉन्च करना है, और अभी भी स्वप्निल को पता है कि हमें 2026 या 2027 तक क्या करना है। आज भी मैं कुछ भी करूँ ना करूँ, मेरे पूरे दिन के शेड्यूल में आखिरी 2 घंटे बस ब्रेन स्ट्रोमिंग रहता है कि हम और क्या गलती कर रहे हैं और किस तरह से उस गलती को सुधार करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। और सेम चीज़ मैं अपने जो भी स्टार्टअप कंसल्ट करता हूँ उनके साथ भी करता हूँ। तो स्वप्निल, आपको वैसे जो बाकी लोग अपने इमोशंस ट्रॉमा में फंसे रहते हैं, आपके साथ ही होता है, जैसे गर्लफ्रेंड हो गई या कुछ ऐसा? डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होती है, बट क्योंकि हम इस जर्नी में आ गए हैं तो थोड़ा सा यू हैव टू चूज बिटवीन दिस और दैट, क्योंकि लाइफ अपॉर्चुनिटी एक बार देती है। अगर आपने उसको ग्रैब कर ली तो आपकी पूरी लाइफ आप मजे कर सकते हो, और अगर आपने उस समय उस अपॉर्चुनिटी की जगह किसी और अपॉर्चुनिटी को चूज की तो शायद वापस उसी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको 10 से 15 साल झेलना पड़ेगा। तो यू हैव टू चूज बिटवीन दूस थिंग। पर ऐसा कहते हैं कि जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाओ तो लोगों को बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी यंग एज क्यों नहीं इंजॉय करी, इसी में ही रह गया। आई थिंक हर कोई रिग्रेट में जी ही रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं अपनी बचपन भी मैंने एंजॉय किया है, मैंने क्रिकेट्स भी खेले हैं, चीज़ें भी खेली हैं, पर कोई भी चीज़ ओवर नहीं किया है। ठीक है, मैं घूमने भी गया हूँ, दोस्तों के साथ मस्ती भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन अपने काम आपको रियल में, जब मैं अपनी बचपन की बात करूँ 12th 11th तक, आपको सच में 4 से 5 घंटे ही काम करने की ज़रूरत है, बट आपका फोकस होना चाहिए। उस 5 घंटे में आप पूरी तरह से वहाँ पे होने चाहिए, और उसके बाद 5 घंटे के बाद आपका 6 घंटे का स्कूल है। 4 से 5 घंटे तो आप बस बैठ करके दोस्तों के साथ बैठ करके, इन शॉर्ट जो बोलते हैं बकैती करना, वो बकैती ही करनी है, मस्ती ही करनी है। तो वो 3-4 घंटे हम भी करते थे, बट उन दोस्तों में भी होता क्या था, वो मेरे से, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था, भाई हमें भी बता कुछ कर। तो आज मेरी जो फ्रेंडशिप्स है उसमें भी छोटा छोटा स्टार्टअप्स करके किसी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो भी 11 हमारी टोटल स्कूल फ्रेंड्स थे, जिसमें से 7 ने ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वाओ। और सबको स्टार्टिंग उसकी डेवलपमेंट मैंने ही की है, कैसे उनके साथ ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो वहाँ से ये स्टार्टअप को मतलब कंसल्ट करने का कीड़ा स्टार्ट हुआ, नहीं तो मेन फोकस तो सोलार एंड डिजिटल बोर्ड और उसी में था। राइट। तो वो, और मैं आई एम एंजॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, जिसमें आपने बोला कि आप 5 से 6 घंटे जो भी काम कर रहे हैं एकदम फोकस के साथ करिए, बाकी तो फिर आप क्या बोला आपने, बकैती कर सकते हैं। बकैती क्या होता है? बकैती में मतलब जो रियल में हम लोग दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे मारते हैं, चीज़ें करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, करो आप, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। सेकेंडरी थिंग, आप जो भी कर रहे हो वो आप कंटिन्यू, आप उस पॉइंट पे 100% उस जगह पे रहो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मतलब मस्ती कर रहे हो, जस्ट गिव योर 100% एट दैट इंस्टेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर का डेली रूटीन कैसे रहता है? क्या मतलब बहुत ही बिजी होता है या एक हाइप वाली बात है? ये हसल कल्चर जो आया हुआ है, इसके ऊपर आप देखिए, क्या? हसल तो है, नो डाउट। एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहले मैं अगर अपने शेड्यूल की बात करूं तो मैं 2 शेड्यूल बताता हूं। एक, जब मैं कॉलेज, जिस दिन मैं कॉलेज के टाइम वाला और छुट्टी वाला। तो कॉलेज के टाइम वाला मेरा कॉलेज अराउंड 8:15-9 स्टार्ट होता है, और हर एक लेक्चर में 10-10 मिनट का गैप होता है, क्योंकि PGDM जर्नी इज़ रियली हेक्टिक। तो जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ तो मॉर्निंग में 8:15 मुझे कॉलेज पहुंचना रहता है, तो मेरा अराउंड मॉर्निंग स्टार्ट होता है 7 o'clock, 8:15 कॉलेज। जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है वो 35 मिनट्स का होता है, जिसमें 10 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट होता है, 20 मिनट्स मैं अपनी टीम से बात करता हूँ और पूरे दिन में क्या क्या उनको करना है उसका एक व्हाट्सएप उनके पास पहुँच जाता है।
कि किसको क्या काम करना है और कितने देर में ये मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो 10-10 मिनट में होते हैं, जिन क्लाइंट्स जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं उनको मुझे खुद देखना रहता है, तो उनसे वो शॉर्ट मीटिंग या शॉर्ट कोई पेमेंट है जिनको मैं ही एड्रेस कर रहा हूँ, तो 10-10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता है। और 1 से 2 लंच होता है, जो लंच भी मेरा 15 मिनट में होता है, या मेरा लंच स्किप होता है, मैं लंच वो 10 मिनट के ब्रेक में कर लूँगा। वो 1 घंटे में स्टाफ के साथ अपनी मीटिंग करता हूँ, जहाँ पे उनको ने क्या सुबह से तब तक किया है और हमारा जो भी अप्रोच है वो हम पूरा कंप्लीट करते हैं, उनको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद मेरी कॉलेज 5 o'clock 6 o'clock जब कंप्लीट होता है तो 6 क्लास से मैं बैठता हूँ काम करने, और अराउंड 12-12:30 तक मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कभी कभी 8 बजे से ये शेड्यूल स्टार्ट होता है, जो बीच में हम लोग कहीं मतलब थोड़ा रिलैक्स, किसी दिन कुछ मन कर गया कुछ कहीं घूमने जाने का तो 1-2 घंटे हम घूम भी लेते हैं, बट 8 to 12 मुझे कंटिन्यूअसली काम करना। उसके बाद मुझे अपनी लिए जो भी प्लानिंग हुई है, जो भी इवैल्यूएशन करना है, उसके लिए 2 घंटा चाहिए। ये मेरा शेड्यूल है कॉलेज के टाइम में। रेगुलर टाइम में अभी जैसे 15 दिन से कंटिन्यूअस मीटिंग्स होते हैं, स्टाफ ट्रेंड है हर बिजनेस के लिए, कब कौन से बिजनेस के लिए कब मीटिंग है। पिछले 15 दिनों से स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, एंड होता है रात के 2 से 3 बजे, एंड कंटिन्यूअस मीटिंग है 4 घंटे। मुझे नहीं याद है मैं लास्ट टाइम 6 घंटे से ज़्यादा कब सोया हूँ। राइट। और आई थिंक सबसे ज़्यादा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर करना इतना इजी नहीं है जितना बाहर से दिखता है कि यू आर वियरिंग ग्रेट क्लोथ्स, गाड़ियों से चल रहे हो, बट वो सारी चीज़ें बस एक साइड आप देखते हो। बहुत स्ट्रेसफुल भी है। हाँ, और क्योंकि वो चीज़ अचीव करना, जब एक एंटरप्रेन्योर को पता है, एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप पे स्पेंड करने से पहले उसको ये सोचना होता है कि स्टाफ की सैलरी कहाँ से जाएगी। राइट। ठीक है, क्योंकि सैलरी अगर 2 तारीख से एक प्रेशर बन जाता है कि आपको सैलरी देनी है, नो मैटर वॉट आपकी क्या सेल्स हुई है, नो मैटर वॉट आप कहाँ पे लॉस में हो, करेक्ट, बट आपको सैलरी कंप्लीट देनी है। सेकेंडली थिंग, आप वेदर आप सही फील कर रहे हो, आपकी तबीयत खराब है कि नहीं है, यू विल बी एनर्जेटिक। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीममेट्स को वो एनर्जी नहीं दे पाओगे तो वो एनर्जी आपके क्लाइंट तक डिलीवर नहीं होगी। राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और हम सबसे वही जितने भी हमको अपने आप को सबसे लास्ट में रखना पड़ता है, तब जा कर के हम उस चीज़ को सस्टेन कर पाते। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जितना ग्लैमरस दिखता है उतना होता नहीं है, तो आपके क्या डार्केस्ट मोमेंट्स रहे और आप कैसे उसे हैंडल करते हो? मैम, डार्केस्ट मोमेंट ऑब्वियसली लॉसेस होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो एक मोमेंट मेरे भी लाइफ में था, जबकि ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि पूरा एडटेक मार्केट, बाकी मार्केट डाउन था, ट्रेनिंग सेशंस एंड एवरीथिंग डाउन थे, तो उस समय हम लोग एकदम, क्योंकि क्या किया जाए, हाउ एक ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट भी चल रहा था, पता नहीं था तो वो 3-4 महीने ऐसे थे कि मैंने अपनी पूरी सेविंग्स जो भी मैंने अर्न किया था उसको ख़त्म करके अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी है, बाकी सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। और ऐसा लगता था कि यार अब क्या होगा, क्या चीज़ें करेंगे, इतना तो पता है कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रातों रात पूरा डिज़ाइन करना है। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम के लिए, अभी मेरे पास कोई कॉल आ जाएगा एंड इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी, तो हमें हमेशा कूल रह के, काम रह करके, सामने वाले को सुन करके, और उसको सॉल्यूशन इंस्टेंट चाहिए। 10 से 15 मिनट भी आपको कुछ सॉल्यूशन बनाने के लिए देते, जितना आप डिले करेंगे उतना हम मार्केट में पीछे जाएंगे। तो कभी आपको डीमोटिवेशन फील हुआ है? मैम, डीमोटिवेशन फील कहने के लिए हर दिन होता है। आप ऑब्वियसली आप नॉर्मल टास्क भी करते हो तो आपको ये लगता है, आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये चीज़ों से हम ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, कभी भी 100% और कभी कभी 0%। तो जब वो 0% आता है ना, तो ऑब्वियसली आपने उसमें एनर्जी दी है, तो ऑलमोस्ट आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस, उस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक मिडिल क्लास बंदा या एक मिडिल क्लास पर्सन बिना किसी सपोर्ट के कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है? मैम, आज की तारीख में ट्रेंड्स बहुत अच्छे हो गए। चीज़ें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपके पास आइडिया, आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंडरी थिंग, आपका अप्रोच क्या है, यू हैव टू बी द पॉजिटिव अप्रोच, और आपको हसल के लिए तैयार होना चाहिए, वो कल्चर हसल के लिए तैयार रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप
मिडिल क्लास हो, आपके पास प्रोडक्ट है, आप पहले लोगों से आप उसका पायलट टेस्ट करो। आप छोटे प्रोडक्ट को बेच करके पहले पैसा कमाना सीखो, और पैसे कमाने से ज़्यादा उस पैसे को सही तरीके से खर्च करना और उस पैसे को बचाना सीखो। आजकल क्या होता है, हम 1000 रुपए की चीज़, हमारे पास 1000 रुपए है, तो उससे पहले हमारे माइंड में 900 रुपए खर्च करने के आइडियोलॉजी तैयार होती है। इवन इन 1200 रुपए खर्च करने के था। हाँ, तो नॉर्मल, बट ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा एंटरप्रेन्योर, अगर आपको इस करियर में आना है, तो अगर आपके पास 5000 आ रहा है तो आपको 500 रुपए खर्च करने हैं, 4500 पहले बचाने हैं। स्टार्टिंग में आप कहते हैं ना, जितनी कंजूसी से अपना काम कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बिजनेस में कब खर्चे हो जाए। एक अच्छा बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई करें और बिना फंडिंग के कैसे मतलब स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो हर एक के पास फंडिंग। बूटस्ट्रैप स्टार्टिंग, इवन अभी तक जो मिशन टुगेदर भी है वो पूरी तरह से बूटस्ट्रैप ही है। एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए बूटस्ट्रैप का मतलब। बूटस्ट्रैप का मतलब ये है कि जहां आपने सब कुछ अपने से किया है, किसी और से फंडिंग या किसी तरह से कुछ भी नहीं लिया है, तो उस चीज को हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। फंडिंग के बिना एक बिजनेस कैसे शुरू करें? मैम, फंडिंग ये जो है ये बहुत आगे की स्टेज है। सबसे पहले आइडिएशन आता है, आपको आपका आइडिया को प्रॉपर प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के बाद आपको उसकी कुछ फिजिबिलिटी चेक करनी है। आपने उस प्रोडक्ट, सपोज करो आप एक ऑयल बना रहे हो, आप उस ऑयल में आपने पहले अपना प्रोडक्ट बना लिया, सारी चीज़ें कर ली, सीधी सी बात है, आप घर पे ही काम कर रहे हो, घर पे आपने प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ ले लिया। उसके बाद आपको उसके लॉजेस पढ़ने हैं, जो भी क्लॉज है, किस क्लॉज में क्या, मतलब जो भी गवर्नमेंट के कुछ बैन चीज़ें हैं, कुछ उसमें वो तो नहीं पढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें। तो आप जब उस सारी प्रोसेस में चले जा रहे हो, उसके बाद आप पायलट, आप अपने घर के आसपास तो बेच ही सकते हो, ठीक है, कुछ प्रॉपर FCI लाइसेंस करके आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है मार्केट से। जब आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आ रहा है। सपोज दैट आपने इस महीने का टारगेट लिया था कि आपको 100 यूनिट सेल करनी है, बट आपको पास 200 यूनिट्स आपने सेल कर दी, तो उसके बाद आप फंडिंग और बाकी चीज़ों के लिए सोच सकते हो। और ये 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स जो सेल हो रही है, अगर आपने उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स, मतलब कितना आप पैसे उस प्रोडक्ट से बचा रहे हो, अगर आपने उसको सही से कैलकुलेट किया है, सारी चीज़ें की हैं, तो आप इन यूनिट्स के पैसे से बचा करके अपने आगे के बिजनेस को और प्रमोट कर सकते हो। और ये साइकिल, अगर 2-3 साइकिल के बाद आपको ऑटोमेटेड इतना फंड आ जाता है कि आपको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है इनिशियल स्टेज पे, और आप अपना एक्सपांशन प्रोसेस कर सकते हो। और देयर से बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जहाँ पे आपको आइडिया प्रेजेंट करने का अवार्ड्स मिलते हैं। आप उस अवार्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको 5 लाख 10 लाख रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जो भी आपके लिए इनिशियल फंडिंग का ही काम करता है। अच्छा, ऐसे भी आप कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी आप कह रहे हो कि आपको स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप रखना चाहिए, यानी कि सब कुछ जो भी खुद से ही है। वो डिपेंड करता है मैम नेचर ऑफ बिजनेस पे। नेचर ऑफ बिजनेस पे। सपोज दैट आपका ऐसा है जो बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट ही नहीं हो सकता। स्मॉल बिजनेसेस तो बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट, तो आज के तारीख में इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स, अच्छे स्टार्टअप्स में लोग खोज रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके पास प्रॉपर आइडिएशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आप गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके इंक्यूबेशन सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी तरह से गाइड किया जाता है। हम जैसे कंपनीज के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको हर एक चीज़ समझाते हैं। आपके प्रोडक्ट के साथ दिन रात मेहनत करके हम आगे ले जाते हैं उनको, और सारी फंडिंग एंड एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम फेस होती है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो काम आप 10 साल में कर पाओगे उसको हम 2 साल में कंप्लीट करते हैं। आप कह रहे हो कि ये डिपेंड करता है, कहीं आपको फंडिंग भी चाहिए होती है। इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस करें कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाएं? इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप कैसे कन्विंस होते हो कि मुझे वैल्यू दे रहा है कि नहीं? वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर कैसे कन्विंस होगा कि सबसे पहले कि उस प्रोडक्ट में उसको लगना चाहिए कि हाँ यार, इसकी मार्केट में जगह है, इसके लोग हैं। और ये आप कैसे बताओगे? आप सपोज करो आपने ये लोगो बनाया, इस लोगो को आप लेकर के गए, इन्वेस्टर को आपने पिच कर दिया कि मैं इसको 1000 लोगों को बेचूंगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। बट वो इन्वेस्टर ये बोलेगा कि रिजल्ट क्या है? सीधी सी बात है, वो आपसे पूछेगा कि इसका रिजल्ट क्या है। तो आपने बोला नहीं, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस ये मैं अपने ख्याली पुलाव पका रहा हूँ और पेपर में लिख रहा हूँ।
तो क्या आप ऐसा इन्वेस्टर उस चीज में इन्वेस्ट करोगे? नहीं। बट अगर मैं ये बोलूं कि मैं इन्वेस्टर पे जाने से पहले मैंने उसका पायलट टेस्ट कर लिया है, मैं 500 यूनिट बेच चुका हूं और इतने इतने रिस्पॉन्स हैं, ये मेरे कस्टमर के फीडबैक्स हैं, ये मेरे पास लोग ऑर्डर के लिए आ रहे हैं, अब मुझे सर इसका प्रोडक्शन करने के लिए आपका पैसा चाहिए और मैं आपको इस तरह से इतने पैसे को मैं ग्रो करूंगा, तो आप बताओ, आप ऐसा इन्वेस्टर उसको प्रमोट करोगे? डेफिनेटली। बस ये चीज, और आपको मार्केट से कनेक्ट पता होना चाहिए। इन्वेस्टर भी पैसा बनाने बैठा है, उसको आप कैसे एग्जिट दोगे इसका पूरा रोड मैप पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में डिजाइन होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी फंडिंग ले सकते हो। और ऑब्वियसली जो आप बोल रहे हो वो पेपर में भी दिखना चाहिए, तब जाकर के हम अच्छी फंडिंग ले सकते हैं। आइडिया स्टेज पे भी फंडिंग मिलती है, लेकिन फिर वो आपके आइडिया में पेटेंट, बाकी चीजें, इनोवेशन में उतना दम होना चाहिए कि वो उस फंडिंग को अप्रोच कर सके और जो इन्वेस्टर है उसको कन्विंस कर सको आप कि यस यू विल मेक अ मनी। तो एक एंटरप्रेन्योर की क्या एसेंशियल स्किल्स होती है जो उसमें होनी चाहिए? मैम, एंटरप्रेन्योर की स्किल्स डोमेन वाइज डिफरेंट होती है, लेकिन जो की स्किल्स हैं, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, उसकी जो भी मार्केट है जहाँ पे वो है प्लेस करने जा रहा है, उसकी रिसर्च। कभी भी किसी भी मार्केट की रिसर्च कोई 100% नहीं कर सकता। आपको रेगुलर अपडेट रहना, रेगुलर ब्रेनस्टॉर्म करना अपने आइडिया पे आपको ज़रूरी है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप कैसे अपने आप को, प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपको अपने डोमेन की जितनी नॉलेज आप रख सकते हो, वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड, सिटी वाइड, रीजन वाइड, सोसाइटी वाइड, आपको रखना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट की हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको वो सब करना आना चाहिए। आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, पर वो धीरे धीरे आती है। चीज़ें सीखने, आपको लर्निंग हैबिट होनी चाहिए और फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अगर आप 10 आइडिया देखोगे तो 3 ही आइडिया सक्सेस होता है, बट आपको फेल होकर के रीस्टार्ट करने की हैबिट, हसल होनी चाहिए उतनी। जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो अपने आप को कैसे अलग से आइडेंटिफाई करें? जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो आपको आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट में कुछ ऐसी यूएसपी होनी चाहिए जो औरों से अलग हो। साथ में आपको वो कन्विंसिंग मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए कि आप उसको कन्विंस कर सको पीपल्स को कि आप उसको compete कर सकोगे, आप उसको सेल आउट कर सकोगे, आप उसको एटलीस्ट ट्राई करो। और वो ट्राई करने के बाद आपके प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उसको बना सकें। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ा मिथ, जब आप सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपको लगता है बस यही मार्केट में अब धमाल मचाएगा, बाकी सारे प्रोडक्ट तो बेकार है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट में जाते हो और मार्केट में जो फीडबैक मिल रहा है उसको आप नहीं करते हो, नहीं फॉलो करते हो कि नहीं आपके प्रोडक्ट में ये कमी है या ये चीज़ें हैं, तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको लोगों की बातें सुनने में बहुत दिक्कत होती है। उनको फीडबैक देने, कोई अगर आपको रॉन्ग मतलब नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है तो उसको सुन करके अप्लाई करने में उनका एक ईगो क्लैश आता है कि यार मेरे प्रोडक्ट को ऐसे कैसे बोला इनिशियल फेज में। तो वो वहाँ पे एक रेड सिग्नल है आपके स्टार्टअप के लिए। सेकेंडली थिंग, जब उनको फंडिंग मिल जाती है तो फंडिंग मिलने के बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने अलग अलग डोमेन में एक्सपांड करने लगते हैं, विच इज़ द मिस्टेक। पहले आपको फंडिंग आपके डोमेन के लिए मिली हुई है, आपको पहले उसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद उससे जब आप मनी क्रिएट कर लो, पैसे बना लो, तब आपको दूसरे इसमें जाना है। ऑब्वियसली किसी भी स्टार्टअप, किसी भी टेक्नोलॉजी में इंडिया में स्पैम कम हो रहा है। अगर आज कोई टेक्नोलॉजी आई है तो पहले वो 10 साल तक चलती थी, अब वो 5 साल तक चलेगी, उसके बाद आपको 3 साल चलेगी, और धीरे धीरे वो हर टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो रहा है उसका टाइम स्पेंड, क्योंकि इनोवेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आपको भी R&D में अपने काम करना होगा। यू हैव टू इनोवेट ऑन रेगुलर बेसिस, तभी आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आ रहा है तो उससे क्या बिजनेसमैन को नुकसान हो सकता है? मैम, बिजनेसमैन को नुकसान या फायदा, कोई टेक्नोलॉजी नुकसान तो कर ही नहीं सकती। जैसे AI रिप्लेस कर रहा है ह्यूमंस को, ऐसा बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, AI कैन रिप्लेस एट सर्टेन स्टेज। ह्यूमंस को बहुत कम स्टेज पे ही रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन AI की जगह मशीन लर्निंग आ गई है,
मशीन लर्निंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, जितनी एम्प्लॉयमेंट एआई डिक्रीज कर रहा है, जो कि ज़्यादातर कंटेंट मार्केट में कर रहा है। आप चाहे आप कंटेंट बना सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा एआई को भी ज़रूरत पड़ेगी। और एआई आपके डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, आपको एआई क्रिएट कर रहा है ऑन जॉब। और बिजनेस प्रोसेस को लेकिन एआई ईजी बना रहा है। बिजनेस के टाइम को जो चीज़ें 10 घंटे में होती थी उसको 1 घंटे में कर रहा है। और आपको एआई सीखना और टेक्नोलॉजी को सीखना हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। विदाउट टेक्नोलॉजी यू कांट सर्वाइव। क्या बिजनेस करने के लिए एक फॉर्मल एजुकेशन जैसे एमबीए करना जरूरी है या? कोई भी फॉर्मल एजुकेशन मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी इसलिए है, एक्सपांड करने के लिए ज़रूरी है। आपको ये सिखाती है कि आप जब अपने हायरिंग्स करोगे, अगर आप फॉर्मली आप कंसेप्ट्स नहीं जानते हो तो आपका स्टाफ आपको पागल ना बनाए, ठीक है। उसके लिए आपको एमबीए की नॉलेज और बाकी बिजनेसेस की नॉलेज ज़रूरी है। बिजनेस आप अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। जितने भी टॉप बिजनेसमैन देख लो, बहुत कम लोग हैं जो एमबीए हैं, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट में, कन्विंसिंग स्किल्स में, आपके आइडियोलॉजी में बहुत क्लियरिटी चाहिए कि आप कैसे कैसे क्या करोगे। और पूरी दुनिया शायद आपके ऊपर हंसेगी स्टार्टिंग में, उनको हंसने दो। आप अपने आइडिया में इतने फोकस रहो, इतने क्लियर रहो कि आप अपना काम करते जाओ, वही दुनिया आपके पीछे चलेगी, एक टाइम आ जाएगा। आपको इतना क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे है, मतलब इतनी क्लैरिटी कैसे है लाइफ में कि मतलब स्पेशली इस एज में कि इतनी क्लैरिटी कैसे हो सकती है? मैम होता क्या है ना, जब आप स्टार्ट करते हो तो किसी भी बच्चा, सब बच्चा एक जैसे है, मेरे भी वही इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन आपको पास एक विजन है और उस विजन को अलाइन कर जब आप देखते हो तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं भी स्टार्ट करता हूँ तो लोग हंसते थे, क्या कर रहा है, स्कूल्स जा रहा है, बच्चों मतलब 6th क्लास, अपने फ्रेंड सर्कल्स की बात बता रहा हूँ, स्कूल में जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या मिल रहा है। मेरे पापा के फ्रेंड्स थे, वो भी बोलते थे क्या करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, लेकिन आज वही बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा कर लिया। उसका कारण ये है कि दुनिया तो अपना काम करेगी, आपको 100 नेगेटिव पीपल्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव पीपल मिलेगा। यू आर ग्लैड कि वो 1% पर्सन आपके साथ है, तो आप बस उस 1% को सुनो, दुनिया को हंसने दो। जिस दिन आपने वो पाथ क्लियर कर लिया ना, आपको ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। और वो हसल ठीक है, आपको अपने अंदर कन्विंस आना चाहिए। तो आपने तो पुलिस ऑफिशियल्स को भी ट्रेन किया है, ये कैसे मतलब आपने किया, आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली एंड किस बारे में आपने उन्हें ट्रेनिंग दी? एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और बाकी लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और सबसे कम टाइम अपनी फैमिली को दे पाते हैं। तो इनके फैमिली की अपब्रिंगिंग शायद मेरे जैसे और छोटे एंटरप्रेन्योर्स और उनके घर से भी निकलें, ये उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर कैसे इंडिया में बहुत तेजी से आ रहा है और कैसे उसके पुलिस ऑफिसर्स अपने बच्चों को पेरेंटिंग करें, कैसे उनको कुछ टिप्स दें, उनका कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, ताकि कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में प्रमोट कर सकें। तो इस पे हमने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। हम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इंडिया के हर कोने में जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड तक कनेक्ट हो सकें। ये एक हमारा छोटा सा मिशन है, जिसके वजह से हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और गवर्नमेंट से एसोसिएट करके कर रहे हैं। तो आपकी सक्सेस का क्या फॉर्मूला है? मैम, मेरे सक्सेस की फॉर्मूला बहुत क्लियर है कि आप हार्डवर्क करो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो प्लानिंग है आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करनी है, क्योंकि मार्केट डिमांड कर रहा है या जो भी कर रहा है, आपको क्लियर रहना है कि जो चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही है, जैसे स्टॉप डूइंग इट। इन बिजनेस आपको ये नहीं प्रूव करना है दुनिया को, देखो मैं कितना सही कर रहा हूँ, यार मैं भी इंसान हूँ, गलतियां होती हैं। जो गलतियां हो रही हैं जस्ट उसको रैप अप, उस गलतियों को खत्म करके उसको नए तरीके से स्टार्ट करो। और ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको टोटली इनोवेट करना चाहिए। मतलब आपको अपनी गलतियों से सीख करके वो गलतियां रिपीट ना हो, और दूसरों को गलतियों को पढ़ करके भी ये समझना चाहिए कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है, और जस्ट अपना पाथ, अपने गोल्स को अलाइन करते रहना। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं आप? सभी की लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता ही है। मैम, डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना बहुत इजी है। आपको अपने वर्क से प्यार होना चाहिए। आप वही काम करो जो उसमें आपको पैशन हो, आप अपने पैशन में वर्क करो। डिस्ट्रैक्शन से कोई बच नहीं पाता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन को हम थोड़ा कम समय दे करके
अपने, एक बार मैंने आपसे बोला पहले भी हमारी बात कि 4 घंटे काम कर लो, उसके बाद तो पूरा दिन बचा हुआ है बाकी सारी चीजें करने के लिए, तो वो उस टाइम में डिस्ट्रैक्शंस मैनेज हो जाता है और बाकी काम के समय काम हो जाता है। आप जॉब में नहीं हो ना, इसलिए आप बोल रहे हो। जॉब वाले से पूछो, पहले 9 to 5 बॉस की सुनो और उसके बाद अपना काम करते करते तो वैसे ही हिम्मत नहीं बचती है। फिर आजकल कॉन्सेप्ट आ गया कि वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। नहीं मैम, देखिए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ऐसा एंटरप्रेनर हम लोगों को आप लोगों को, चलो आप लोग 6 बजे 30 में से 20 दिन तो घर पहुंच जाते हो ना, चलो 4 दिन तो मैं जानता हूँ कि आप 30 में से 22 दिन काम रहता है। 30 में से 22 दिन काम होता है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है सपोज करो, लेकिन आप 20 दिन तो घर पे पहुंच जाते हो 6 बजे 7 बजे जो आपका टाइम है। लेकिन एक हमारे ऐसा है जहाँ पुणे से नासिक 4 घंटे की दूरी पे है और मैं पिछले 5 महीने से अपने फादर मदर से नहीं मिल पाया, क्योंकि पूरे कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सारी चीजें 24 आवर्स, शाम में रात की टीम अलग है, सुबह की टीम अलग है। जॉब पर्सन 8 घंटे काम कर रहा है, ऐसा ओनर आई एम वर्किंग 16 to 18 आवर्स अ डे। तो हम लोग जब और उसके बाद भी आप लोग तो चलो कलीग्स बना करके, मेरे भी ऑफिस में वही होता है, आप लोग आराम से हमारी बुराइयां भी कर सकते हो और वो गपशप कर सकते हो, हम भी करते हैं, बट महीने में एक बार जब हम 4-5 ओनर्स बैठते हैं। बट हमारे लिए वो, आपके लिए तो रोज रिलैक्स टाइम है, हमारे लिए वो 1 महीने में एक बार आता है और हमें आप सबके सामने पॉजिटिव भी दिखना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं दिखेंगे तो आप पॉजिटिव फील नहीं कर पाओगे। और मिशन टुगेदर में तो बहुत अच्छा कल्चर है, आप कभी देयर इज नो कंपल्सरी टाइमिंग, हमारे ऑफिस में कोई कंपल्सरी टाइमिंग नहीं है। हम आपको टारगेट है आपके पास, आपको आपका काम पता है, आप घर से करो, आप ऑफिस आकर के करो, आप कहीं से भी करो, काम होने से मतलब है। आपको फॉर्मेलिटी के लिए मिशन टुगेदर के ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कई बार हमें भी ऐसे लगता है कि काम है दे देंगे करके, बट वो जैसे आप स्कूल्स में चले जाओ या कॉलेजेस में चले जाओ, बच्चे नहीं आ रहे हैं तब भी टीचर्स को बुलाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, और थोड़े बहुत काम रहते हैं जो कि घर से भी हो सकते हैं, बट नहीं, बुलाएंगे, बिठाएंगे, मजदूरी कराएंगे। मैम कल्चर जो है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय भी अब पहले की तरह नहीं रह गया है कि आप जो कह दोगा बॉस वो हमको करना है। अब उस तरह के एम्प्लॉय धीरे धीरे, आप तो बच्चों को पढ़ाते हो, उनका एटीट्यूड भी जानते हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे कल्चर खत्म हो रहा है। और मेरा, अगर आपको क्रिएटिविटी को प्रमोट करना है, और जो भी मिशन टुगेदर के सक्सेस का भी राज है, तो वो मेरे एम्प्लॉयज के वजह से ही है, ठीक है। और क्योंकि हमने उनको हर तरह से फ्री रखा है। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप रिलैक्स रहो, ट्रू, ठीक है। क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप रिलैक्स रहो, और आप रिलैक्स, आप अगर अपने घर पे रिलैक्स होकर के काम करना चाह रहे हो तो इट्स ओके। ऐसा एंटरप्राइज ओनर, ऐसा ओनर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो यही चाहिए ना कि मेरा काम होना चाहिए, राइट, करेक्ट। आप मुझे अब जो धीरे धीरे ऑफिस, ऑब्वियसली कुछ काम के लिए ऑफिस आना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप ये बोलो, जब आपका सपोज करो काम हो गया है 4 घंटे में, तो मैं और 4 घंटे क्यों बैठाऊं? डजंट मेक द सेंस, ठीक है, आपकी भी पर्सनल लाइफ है। हाँ, ये भी होता है कि जब मेरे पास बहुत काम ज्यादा है, ठीक है, तो मेरा एम्प्लॉय अपने आप रात के 12 बजे तक भी बैठता है, मुझे कहना नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि उसको पता है कि हफ्ते में 3 दिन तो मैं जल्दी भी जा रहा हूँ। तो जिस दिन काम ज्यादा है, आप ये सोच लो, मैं बोलता हूँ अच्छा कोई बात नहीं चले जाओ, बट हमने इस तरह का कल्चर डेवलप किया है कि हमारे एम्प्लॉय से नहीं सर मैं करके जाता हूँ, क्योंकि हम उसको वो वैल्यू देते हैं। उसकी एक हॉलीडे प्रोसेस है, बाकी चीजों का कंप्लीट प्रोसेस है, हर चीज को प्रोसेस, और वो प्रोसेस कन्वीनियंस दोनों तरफ से है, ना कि एक तरफ से कन्वीनियंस है। इंडिया में 90% लोगों ने हेक्टिक शेड्यूल बना के रखा है एम्प्लॉयज के लिए, और उस चीज को चेंज करना बहुत जरूरी है। और अगर चेंज नहीं, बिकॉज इट अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी। आप अपने एम्प्लॉय को बस इसलिए बुला रहे हो ताकि उसको सैलरी 24 दिन वो कंप्लीट कर ले और एट द एंड उसकी एक भी सैलरी कट ना हो जी। तो ये वाली जब दिक्कतें हैं तो दिक्कत है, सीरियसली ये कल्चर में दिक्कत है। स्टार्टअप्स जहां पे हम मेंटर करते हैं, हम उनको यही कहते हैं, आप ऑफिस में रखो रिस्ट्रिक्टेड टाइम, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो। रीजन क्या है? सबको वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, और आप अपने एम्प्लॉय को जब तक फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करोगे,
मेरा ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं है कि बच्चे की तरह, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ मेरे सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, बट जब तक आप उनको फैमिली और उसकी तरह ट्रीट नहीं करोगे, वो भी अपना 100% नहीं दे। हर चीज, सीधी सी बात, अगर एक एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको इंसेंटिव भी उस बेसिस पे मिलना चाहिए। आपके पास हर चीज का प्रोसेस ऐसा इतना अच्छा होना चाहिए कि एम्प्लॉय को वहाँ ऐसा ना लगे यार मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ, यहाँ मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। करेक्ट। और आपको अपने एम्प्लॉय के साथ इतना अच्छा से रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट, वो आपका गार्ड हो या उनके साथ हो, हर व्यक्ति आपसे आ करके फ्रीली बात कर सके और आपके प्रोसेस बहुत आसान होने चाहिए। मेरे शेड्यूल में एक टाइम है जहाँ पे मैं अपने पूरे टीम में से किसी भी एक बंदे को, कोई भी हो सकता है वो, मैं फोन देखता हूँ, ग्रुप देखता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता उसका नाम क्या है, क्योंकि टीम हायर किसको कर रही है, पार्ट टाइम, एवरीथिंग इज नॉट नोन टू मी। मुझे तो बस कोर टीम ही रोज मीटिंग करती है, मैं उसको फोन करता हूँ और उससे बात करता हूँ कि अच्छा तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, अच्छा ऑफिस में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अब मुझे पता चला कि ठंडा पानी नहीं गर्म पानी, अब एक प्यून से भी अगर आप बात कर रहे हो तो उसको भी सारी ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स पता होती हैं, और उस प्रॉब्लम्स को मैं कितना जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, इससे मेरे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। ये तो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, मेरे लिए सारी नई चीज़ें हैं, क्योंकि बीइंग अ पर्सन जो कि एक जॉब से है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करना। ऑफ कोर्स मन है कि हाँ कभी हम भी इस जर्नी में आए, ऑफ कोर्स कि आप तो आज है हो, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ आई थिंक बिजनेस में ज़्यादा रहती है। समवेयर जॉब में आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो बात अलग है। मन किसी का इंटरेस्ट जितना मैं आज तक मिला हूँ, कोई भी इंटरेस्टिंग जॉब पर्सन नहीं होता है, ठीक है। कोई मुझे आज तक ये बोलते हुए नहीं सुना है मैंने कि मेरा इंटरेस्ट जॉब करने में, ठीक है। इंडिया में या वर्ल्ड में हर एम्प्लॉयर कभी ना कभी सोचता है कि हमें बिजनेस करना है, बट वो स्टेप फॉरवर्ड लेने में टाइम लग जाता है, या तो वो लेता ही नहीं है, या उसे पता नहीं होता, और उसको ये नहीं पता होता एक्चुअली, उसको सिक्योरिटी फील नहीं होती है, उसके वजह से वो जॉब करता है। राइट। एक्चुअली यही है ना कि जॉब में आपको एक सैलरी मिल जाती है और समवेयर आप उसमें एक सिक्योरिटी फील करने लग जाते हो कि चल पैसा तो आ रहा है। बिजनेस में ये है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, हो सकता है आज आपको पैसा है, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में तो स्पेशली मुश्किल ही रहता है आना, तो वो जो उस फेज से निकल जाए, फेज से निकलना सेकेंडरी थिंग। आजकल चीजें बहुत इजी हो गई हैं, आप जॉब भी अगर वो कर रहे हो जिसमें आपका पैशन है, जहाँ आप रोज जा करके वो काम कर रहे हो जो आप सच में करना चाहते हो, तो तब तो आप जॉब भी सस्टेन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंडिया में या मैं जितना देखता हूँ, लोग जस्ट वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको पैशन है, लोग वो काम कर रहे हैं जो उनको बस पैसा दे रहा है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ पे इंसान को बस पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आप जैसे B2B में है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, अब आप बिजनेस टू कंज्यूमर जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा एक अप्रोच बता दीजिए। अभी तक मेरे जितनी भी तीनों कंपनीज हैं वो टोटली B2B हैं। अभी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे FMCG प्रोडक्ट्स, एज वेल एज अभी मैंने रिसेंटली कोरिएंडर लीव करके गुड़गांव में रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया। दे आर कम इनटू अ B2C, क्योंकि आप एक मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, कभी भी अगर कोई स्टार्टअप इस लॉन्च भी हो रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश करो, अगर आप अपना प्रोडक्ट B2B में बेच सकते हो क्या, अगर आप उसको B2B से स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग इनिशियल फंड आने में ईजी होगा, और एक बार अगर वो B2B अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद आप B2C में आते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बस विथ योर ग्रेस एंड ऑडियंस ग्रेस हम लोग अभी B2C में आ रहे हैं और देखते हैं। अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और आपसे कनेक्ट करना है तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से हमें मैसेजेस कर सकते हो, वहाँ पे मेंटरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप मिशन टुगेदर के जो वेबसाइट पे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो, उस पर चैट सपोर्ट एवरीथिंग है, जहाँ पे हम आपको प्रॉपर आइडिया दे रहे हैं कि कहाँ से आप, उसमें पूरा वेबसाइट पे मेंशन है सारी चीज़ें, हाउ यू कैन कनेक्ट टू माय टीम एंड एवरीथिंग। बस लास्ट 2 क्वेश्चंस रहेंगे। एक आप अपने टॉप लाइफ लेसन्स बता दीजिए एंड एक एडवाइस दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। अगर आपको लगता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन रेगुलर डे, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में यू विल गेट 100% एफर्ट्स। नंबर 2,
लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको शायद आप जो सोचे होगे वो कभी होगा ही नहीं, ऐसी भी चीज़ें आएंगी, शायद आप रोओगे हंसोगे, ठीक है, बट अपना फोकस कोशिश करो मेंटेन करने की। ठीक है यार, रोते हैं, हर चीज़ होती है लाइफ में, लेकिन वो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपके पास कोई मोटिवेशन होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए जिसके लिए आप रोज़ काम कर सको, वो एम बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मजा आया स्वप्निल आपसे बात करके। मैं तो आई थिंक 2 दिन तो शॉक में ही रहने वाली हूँ आपकी एज को देख के। गांधी टॉक्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा जेस्ट है हमारी साइड से। थैंक यू सो मच स्वप्निल फॉर कमिंग टू दिस शो। थैंक यू। और हाँ, आपकी भी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी एड्रेस करने के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गांधी टॉक्स। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को ला सके और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट कर सके। थैंक यू।